मैं डॉक्टर अंशुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, हाल फिलहाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी अनेकों घटनाएं हुई हैं। क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की आपदाएं आ रही हैं? इसी कुछ विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डी शर्मा जी। डॉक्टर डी शर्मा पूर्व में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के वाइस चांसलर रह चुके हैं और एक वरिष्ठ भूगोलविद भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्ते जी। चलिए दर्शकों, सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि हिमाचल में जो ये आपदाएं आ रही हैं, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे अत्यधिक बारिश हो या बादल फटना हो, इस विषय में आपकी क्या एनालिसिस हैं? आप क्या समझते हैं कि ये क्यों अब के समय में होता जा रहा है? देखिए, पहले तो अगर आम व्यक्ति की जानकारी के लिए बता दें, हम हिमाचल में जो इस तरह की आपदाएं हैं इसको दैविक आपदा भी बोलते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि कुछ चीज़ें जो है बहुत ही प्राकृतिक या कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसको कि हम एक सीमित समय के उसमें उसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। और अंग्रेज़ी में हम कह सकते हैं कि डिविनिटी इज़ ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी। इसी वजह से जो दैविक आपदाएं हैं वो किसी भी स्थान पे, किसी भी उसके मानव जाति के लिए और उसके जो बनाए निर्मित जो भी स्ट्रक्चर है उसमें बहुत प्रभाव डालते हैं। और जहाँ तक हिमाचल में इस वर्ष अगर हम 2023 की बात करें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिसको कि हम पिछले 2-3 महीने से लगातार देख रहे हैं और उसका विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, मैं लगभग 120 वर्षों का जो जलवायु से संबंधित जो इस तरह के आंकड़े हैं उसको हमने देखा कि लगभग 1901 से लेकर अभी हाल के इस समय तक जो हमारा एक एवरेज रेनफॉल अगर उसको देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है। हालांकि हाल के वर्षों में थोड़ा सा उसमें वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन उसकी जो सामान्यता अपने इतने 120 वर्षों में उसमें बहुत ज़्यादा, जिसको आप कह सकते हैं कि एवरेज जो है एक पूरे वर्ष का, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। हिमाचल में लगभग आप कह सकते हैं कि 1250 मिलीमीटर के करीब जो एवरेज पूरे प्रदेश का वर्षा का होता है, उसमें से लगभग 750 जो आप कह सकते हैं कि 60% से ज़्यादा केवल मानसून के समय में हमारी यहाँ पे वर्षा होती है। और हमारे मौसम विभाग ने भी जो पिछले 50 वर्षों का जो डाटा था हिमाचल के लिए, उसमें जो 50 वर्षों का जो एवरेज निकाला गया मानसून के इन 4 महीनों में, और स्पेसिफिकली अगर आप कहें लगभग 110 दिन के आसपास जो रेनी डेज होते हैं, उसमें जो देखा गया कि लगभग 750 या 740 मिलीमीटर जो वर्षा होती है उसका 1/3 केवल 4 दिनों में जुलाई में बरस गया। 8, 9, 10, 11 की जुलाई में जो बारिश हुई उसका पूरे मानसून के जो 110 दिनों में बारिश होती थी उसका 1/3 इस पीरियड में हो गया। तो जब इस तरह की घटनाएं होती है कि एक बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश का होना, वो भूस्खलन या लैंडस्लिप्स या बहुत ही सीमित उसमें जो है उसका प्रभाव बहुत ही विनाशकारी होता है। और जो बादल फटने की घटनाओं का आप बात करें तो कई बार कुछ लोगों को हम बोलते सुनते हैं कि बादल फटने की घटनाएं हाल के वर्षों में हो रही है। एक्चुअली बादल फटना कोई एक अलग प्रकार की कोई वस्तु या अलग प्रकार की घटना नहीं है। बादल फटना एक बहुत ही तीव्र गति से जब वर्षा होती है बहुत कम समय में, और उसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो भी बहुत लिमिटेड होता है। पहले जो वर्षा होती थी वो बड़ी वाइड स्प्रेड होती थी, बेशक वो 3-4 दिन लगातार बारिश होती थी, लेकिन वो धीरे धीरे करके उस तरह से होती थी। और जब वो उतनी ही बारिश कुछ घंटों में हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है। आम आदमी की समझाने की दृष्टि से अगर हम देखें कि अगर एक बाल्टी शावर से पानी निकलेगा तो उसका प्रभाव उतना नहीं होता, लेकिन एक बाल्टी पूरी उंडेल दो तो मेरी ऐनक गिर जाएगी। तो उस तरह की घटनाएं जो है वो, चाहे सबसे ज़्यादा अगर पिछले 10-12 सालों का जो मैंने डाटा देखा था, सबसे ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं जो है वो कुल्लू में रहती थी, लेकिन अब मंडी, शिमला, दूसरी जगह भी हो रहे हैं। जी सर, जैसा आपने कहा कि इस तरह की घटनाओं को दैवीय घटना कहा जाता है। दूसरा आपने बताया कि पिछले 100 सालों में जो बारिश का जो एक
अनुमान ट्रेंड था है। बारिश जितनी हुआ करती थी उसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये एक दैवीय प्रकोप है या हमारी ही किन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से इस तरह के मतलब जो आपदाएं हैं वो हमारी स्टेट पे आ रही हैं? नहीं, देखिए उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो दैविक आपदा इसको इसलिए बोलते थे कि ये जो नाम पड़ा बहुत पहले से, और इवन ये जो डिज़ास्टर शब्द अंग्रेज़ी का भी है, इसका जो ओरिजिन है वो भी लैटिन भाषा से हुआ है, जिसका मतलब DIS जो डिस होता है जब एडवर्स, और एस्ट्रे स्टार, कि जब आपके सितारे जो है वो एडवर्स चल रहे हों, तो वहाँ से डिज़ास्टर शब्द का निर्माण हुआ। और हिंदी में हम उसको दैविक आपदा बोल रहे हैं क्योंकि उस समय की जो साइंटिफिक नो हाउ इतना नहीं था, तो हम कोई भी चीज़ ऐसी होती थी तो हम उसको भगवान की मर्जी मान के चलते थे। लेकिन अभी जो आपने बताया कि मैंने दो चीज़ें बताई, एक तो अगर हम पूरे वर्ष की जो बारिश का एवरेज लेते हैं उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक बड़ी घटना जो मैंने 120 वर्षों का ये बारिश का जो एनालिसिस किया डाटा का, उसमें एक बड़ी चीज़ आई थी कि फ्लक्चुएशन जो है 2000 के बाद ज़्यादा है। तो इन 20 वर्षों में, हालांकि वो जो टोटल रेनफॉल है ज़्यादातर वर्षों में इतना हुआ होगा जी, लेकिन वो जो नंबर ऑफ रेनी डेज है वो कम हो गए जी। इस साल को छोड़ दे, क्योंकि इस साल तो अभी मौसम अभी बारिश का चल रहा है, कितने रेनी डेज होते हैं उसके बारे में हम अभी उस तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन पिछले जो मैं बता रहा हूँ कि 20 वर्षों में उसमें जो पीक्स है वो ज़्यादा बनी है, कि अगर हम रेनिएस्ट ईयर कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाले अगर वर्षों को हम देखेंगे पिछले 120 सालों में, अगर सबसे ज़्यादा 10 ऐसे वर्ष देखने होंगे तो उन 10 में से कम 8 जो है इन 20 सालों में है, 7-8 20 सालों में। 1930 के बाद जो है उस टाइम कुछ जो डाटा बताता है उस टाइम बहुत बारिश हुई थी 1935-36 में। उसके बाद जो पीक्स है वो 2021-20 में उस तरह की बड़ी कॉन्टीन्यूसली देखने में मिली गई है। और इस बार मुझे ऐसे लगता है कि वो हिस्टोरिकल है, जिसका कि आप पीछे से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। और अक्सर लोग बोलते हैं जी ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है, ऐसा कभी नहीं हुआ, वो अपने जीवन काल की बात करता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे जैसा, वो निश्चित रूप से 45-50 वर्षों की बात करेगा, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो सकता है बहुत पहले हिस्ट्री में हुई होगी। लेकिन जो आपका दूसरा प्रश्न इसके साथ था कि केवल ये प्राकृतिक न होकर आज के समय में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि हमारे जो मानव निर्मित स्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड्स है, चाहे ब्रिजेस है, चाहे प्रोजेक्ट्स है, चाहे बिल्डिंग्स है, एक तो उसकी संख्या ज़्यादा हो गई और उसका जो लोड है वो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो गया। और जिसको कि हम अंग्रेजी में कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं और हिंदी में जो हमारी एक जो सहने की क्षमता है, जब भी कोई चीज़ उस सहने की क्षमता से बियॉन्ड हो जाती है, उसके ज़्यादा हो जाती है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे लैंडस्लिप्स, लैंडस्लाइड्स, मड फ्लो, ये बड़ी कॉमन चीज़ है। और आप क्योंकि खुद विज्ञान से संबंधित है, उसमें आप कह सकते हैं कि जब shear स्ट्रेस shear स्ट्रेंथ से बढ़ जाता है तो इस तरह की चीज़ें देखने में मिलती है। और इस वजह से हमारा हिमाचल तो, क्योंकि पूरा हिमालय वैसे तो, और हिमाचल जो है वो बहुत वल्नरेबल है इस दृष्टि से। और जो अभी घटनाएं हुई है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। घटना प्राकृतिक है, लेकिन उसका प्रभाव वो इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि हमारा जो यहाँ पे निर्माण कार्य और दूसरी चीज़ें हैं, उसने यहाँ की जियोलॉजी को, यहाँ के जियोग्राफी को, यहाँ के पर्यावरण को, उसको पूरी तरह से जो है उसको ध्यान में नहीं रखा, इसलिए प्रभाव ज़्यादा हो रहा है। सर, जैसे आपने बताया कि वर्ष 2000 बाद के वर्षों में इन बारिश की जो फ्लक्चुएशन हुई है इसके अमाउंट में, वो 2000 के बाद से हुई। तो क्या आपकी समझ से, आप खुद भूगोलविद हैं, आपने हमारे स्टेट को बहुत अच्छे से देखा है, परखा है, तो क्या आपको लगता है कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ 2000 के बाद शुरू हुई, चाहे वो कहें हम कि बड़े बड़े इमारतें बनी या ये कहें कि रोड का जो फैलाव हिमाचल में बहुत ज़्यादा हुआ, क्या ये इसके पीछे के मुख्य कारण रहे होंगे कि इस तरह की घटनाएं हिमाचल को देखने को मिल रही हैं? देखिए, इसमें एक तो ग्लोबल लेवल पे जो एक ग्लोबल रीजन है, जो सब जगह पे हम क्लाइमेटिक चेंज की बात कर रहे हैं और जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो किसी के ध्यान में आता है कि उसका एक ट्रेंड एक तरफ को होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत पीक्स और वैलीज बनी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहा है,
तो इवन जो पर्यावरणविद वंदना शिवा ने इसको जो है क्लाइमेटिक क्योस कहा था कि ये चेंज नहीं क्योस है। तो हमें भी ऐसा लगता है, क्योंकि चेंज ये है कि पूरी तरह से सब कुछ बदल जाए ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि शिमला में बर्फ़ कम पड़ रही है, लेकिन अगले वर्ष जो है बर्फ़ पहले से ज़्यादा गिर जाती है। तो इस तरह की जो फ्लक्चुएशंस है उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ग्लोबल ट्रेंड ऐसा हुआ है। हमने देखा होगा कि पीछे जब ये दो शब्दों को हम साथ लेते थे, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, लेकिन जब ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत प्रयोग हो रहा था उसी दौरान यूरोप में, अमेरिका में और बाकी जगह पे बहुत बर्फ गिरी और बड़ा ठंडा हो गया। तो धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पे फिर ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग कम हुआ, केवल क्लाइमेट चेंज की बात होने लगी। तो एक प्रभाव तो वो क्लाइमेट चेंज का जो हिमालय में भी दिख रहा है, हिमाचल में, एक वो ग्लोबल रीजन है। दूसरी चीज जो आपने बताई कि कोई भी चीज, कोई भी घटना है, वो उसका प्रभाव तब ज्यादा होता है जब हम उसके लिए वल्नरेबल है जी, कि कोई घटना है। और हमारी वल्नरेबिलिटी, इसलिए जो आपका प्रश्न था कि हाल के वर्षों में जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स या वाइडनिंग ऑफ रोड्स या हाइड्रो प्रोजेक्ट्स या दूसरे प्रोजेक्ट है, उसमें बेताशा वृद्धि हुई है। और निश्चित रूप से हर किसी को विकास तो चाहिए, लेकिन ये विकास जो है यहाँ के जो पर्यावरण के अनुरूप हो तो उससे नुकसान कम होगा। लेकिन हमने क्या किया है, ज़्यादातर की जो चीज़ दूसरी जगह अच्छी है हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन यहाँ की फ्रेजाइल इकोसिस्टम को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की जियोग्राफी को, यहाँ के स्ट्रेटा को, जो जियोलॉजी को, उसको इतना ध्यान नहीं दिया गया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब आप सोचिए कि अगर कोई चीज़ बहुत सक्सेसफुल है राजस्थान में जी या कर्नाटक में, वो हिमाचल में उस तरह से सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि, या यूरोप की भी बात कर लीजिए आप, यूरोप में क्या है कि अगर आप कंपेयर करें हिमाचल और यूरोप को, तो एक तो वहाँ के जो पर्वत है बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने। हमारा जो पूरी हिमालयन ओरोजेनी है वो कुछ मिलियन वर्ष पहले की है, मतलब खास तौर पे अगर तो शिवालिक की बात करें वो तो लेस देन 1 मिलियन ईयर, और बहुत पुराने वाले के तो हम 50 मिलियन वर्ष तक पहले चले जाएंगे। लेकिन जो यूरोप है वहाँ का रॉकीज है या एंडीज साउथ अमेरिका वगैरह में जो आप देख लेंगे, या अल्पस है, ये सारे जो है कई बिलियन वर्ष पहले के बने हुए हैं। तो वहाँ पे जो स्ट्रेटा है वो बहुत स्टेबल है। और जो राजस्थान की बात कर रहा था वहाँ पे भी जो अगर आप रॉक्स की बात करें वो बहुत पुरानी है हिमाचल या हिमालय की अपेक्षा। तो उस दृष्टि से भी जो है यहाँ पे कोई भी जब हम छेड़छाड़ करते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, वो एक रीज़न है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हिमाचल के अंदर दो तरह की रॉक्स, जो मिनरल्स की आप बात करेंगे, अगर आप पूरा आप देखोगे कि ये जो मंडी कांगड़ा वाला बेल्ट है, मंडी में जो द्रंग पूरा फॉल्ट है उसमें नमक बहुत है जी। और जब बारिश होती है नमक उससे निकलता है तो वो रॉक जो है ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है गिरने के लिए, और उसका जो शियर स्ट्रेस है बढ़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और इसी तरह से अगर आप पूरा सोलन या कुछ शिमला के बाहरी क्षेत्र है वहाँ पे चूने का पत्थर बहुत ज़्यादा, उसमें भी वही इम्पैक्ट है। जबकि बारिश के पानी के साथ वो नेचुरली वो निकल जाता है, तो उसमें लैंडस्लाइड, लैंडस्लम्प और वो सब्सिडेंस, उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो बाकी उस तरह से जो राजस्थान कर्नाटक में उस टाइप की घटनाएं नहीं होती जी। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार बार एक हमारे ध्यान में आता है कि जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग या ये कहें कि क्लाइमेट चेंज से निपटना है तो हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है। पर आज के समय में ये भी देखा जा रहा है कि हमारे बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो गिर रहे हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो इस पर चाहूँगा मैं कि आप थोड़ा सा हमारे मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। और शायद जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है वहाँ पे इस तरह का एक शायद कोर्सेज और कुछ इस तरह की डिग्री में वो जो सिल्वीकल्चर और इस तरह से एग्रोफॉरेस्ट्री इस तरह का ये रहता भी था। लेकिन हमारे यहाँ पे दो एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम मैं आज के समय में देख रहा हूँ, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं हो रही है तो हर किसी के, जिसके घर के ऊपर, जिसके क्षेत्र में पेड़ गिरने वाला है, तो सब जगह से डिमांड आ रही है कि भाई पेड़ गिराने हैं। और अभी जो अखबार में हमने देखा कि लगभग 450 पेड़ की इस तरह की डिमांड शिमला के अंदर आई है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे नहीं लगता कि हम नया पेड़ उस तरह से लगाने का प्रयास करते हैं। अब जो हमारे यहाँ पे देवदार है या जो सिडार ट्री है,
इसका अगर एज देखते हैं तो ये इसको अलग अलग कंडीशन में 100 से 300 वर्ष इसकी एज को देखा गया है। लेकिन शिमला के अंदर निश्चित रूप से ज़्यादातर पेड़ जो इस तरह के जो गिर रहे हैं, गिरने की कगार पे हैं, वो 100 वर्षों से ज़्यादा उम्र के हैं जी। लेकिन नई प्लांटेशन नहीं हुई है। तो वो ये प्रयास करना चाहिए कि हम फ्यूचर में इस तरह का एक प्लान बनाएं कि जो पेड़ अब बिल्कुल कह सकते कि मैच्योर स्टेज पे है, अगले 5, 7, 10 सालों में वो गिर सकता है, वहाँ पे पहले से नई प्लांटेशन। अब हमारे ऑर्चर्डिस्ट है, एप्पल के लिए तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके लिए हम ऐसा नहीं कर रहे। सेब का पौधा हमें पता है 25-30 सालों में उसके पहले अब बागबानों ने नए पौधे लगा दिए, लेकिन यहाँ शहर के अंदर भी वो करने की जरूरत है ताकि हम भविष्य में इस तरह के नुकसान की पुनरावृत्ति को रोक सकें। सर, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है अपने शिमला शहर की, अगर हम बात करें तो पुराने पेड़ों को काटना भी ज़रूरी है और नए पेड़ों की प्लांटेशन भी ज़रूरी है। सर, एक प्रश्न और इसमें निकल के आता है कि जैसे हम बात करें बादल फटने की या भूस्खलन की, जो हम बात कर रहे थे, जैसे आपने बताया कि तरह तरह की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, ऐसी कौन सी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में तो एटलीस्ट इस स्टेट के हिसाब से कम होना चाहिए, या हम बात करें रोड वाइडनिंग की, या हम बात करें नए रोड की कंस्ट्रक्शंस की, तो क्या आपको लगता है, आप खुद एक भूगोलविद हैं, आप हमारी मतलब ज़मीन को अच्छे से समझते हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हिमाचल में अभी के लिए नहीं होनी चाहिए, या कि कोई और तरीका ऐसा हो सकता है जिससे हम इसको अपनी ट्रांसपोर्टेशन या इस तरह की एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते? देखिए, आपने 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण पूछी। एक तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें हम केवल एक पक्ष को नहीं देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमी और जो वहाँ की जिसको आप कह सकते हैं सोसाइटी, तीनों चीज़ का ध्यान रख के हम करते हैं। हम उसमें कितनी कॉस्ट आएगी वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, लेकिन उसको पर्यावरण को भी नुकसान ना हो वो है, लेकिन जो वहाँ पे हमारी जनसंख्या रहती है, हमारे जो लोग रहते हैं, सोसाइटी, उन तीनों को कॉन्सोनेंस से उसको डेवलप किया जाए। तो उस दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय में। जो आपने एक प्रश्न भी किया था कि जो ऐसे पेड़ है जो पुराने हो गए हैं उसके साथ अगर न्यू प्लांटेशन किया जाए, वो एक चीज़ है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगती है, क्या होता है कि हम लोग एक प्रकार से देश भारत के और चाहे हिमाचल के, हम लोग क्या है, जब भी कोई घटना होती है तो हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं जी। लेकिन धीरे धीरे हम उसको विस्मृत कर लेते हैं जी। और फिर हम पुराने धर्रे पे वापस पहुंच जाते हैं। बहुत सी मैंने मतलब अपने जीवन काल में भी ऐसी घटनाएं देखी कि वो फिर 2-4 साल बाद लोग वही करने लगते हैं। तो शिमला में भी अभी क्योंकि बहुत ही ये खराब स्थिति है और बहुत से लोगों की जान भी गई है, तो इसलिए अभी तो सब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। फ्यूचर की दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है, एक तो यहाँ पे कोई भी नया कार्यालय, नया इस तरह का कोई नया डिपार्टमेंट नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि जब नया कार्यालय, नया डिपार्टमेंट खुलता है उसके साथ कुछ एक्टिविटी बढ़ती है, पॉपुलेशन, उसके एम्प्लॉयज़ वो आते हैं, वो सब कुछ आते हैं। इसलिए फ्यूचर में कोई भी है उसको शिमला से दूर करना चाहिए। बहुत बार पास्ट में हमने सुना कि भाई सैटेलाइट टाउन की बात हुई, लेकिन वो ज़मीन पे कभी नहीं उतरा। तो जिससे कि शिमला के अंदर फ्यूचर में किसी भी तरह की एक्टिविटी, वो प्रेशर कम हो सके, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सब कोट करते हैं, अंग्रेज़ों ने 25,000 के लिए बसाया था, 30,000 के लिए बसाया था, लेकिन आज हम 10 गुना तो पहले ही हो गए। लेकिन हम 10 गुना भी या 8 गुना भी, ये पॉपुलेशन सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है। लेकिन कुछ एरिया जो बिल्कुल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ लगते हुए वो भी यहाँ के रिसोर्सेज को उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो पॉपुलेशन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। टूरिस्ट को जोड़ दे तो और ज़्यादा हो जाता है। तो एक तो इस दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ संभव हो कुछ कार्यालय जो प्रदेश के है उसको यहाँ से शिफ्ट किया जाना चाहिए, ताकि शिमला के ऊपर स्ट्रेस को कम किया जा सके। और फ्यूचर में कोई भी ऐसी एक्टिविटी, चाहे वो कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई भी है, कि उसका फर्दर लोड यहाँ पे ना हो। और बहुत सारे हमारे जो डायरेक्टोरेट्स है उनमें से कुछ शिफ्ट किए जा सकते हैं। जी, आपने सर बहुत अच्छा सुझाव दिया कि अगर हम अपनी एक डेवलपमेंटल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो उसका पूरा लोड कैलकुलेट होना चाहिए कि आने वाले वर्षों में वो किस तरह से आगे जाएगा। सर, एक प्रश्न और अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि जैसे हम बात करते हैं यही डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की कि बढ़ रही हैं, हिमाचल आगे बढ़ना चाहता है तो ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चाहिए। मैं चाहूँगा कि ऐसे कौन से सुझाव आपकी तरफ से हो सकते हैं हमारी सरकार के लिए या हमारे प्रदेश की जनता के लिए, कि ऐसे कौन से
तरीकों को हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे वो प्लांटेशन हो या इसी तरह की कोई और तरीके, कि जिनको हम एम्फेसाइज करके अपनी ज़िंदगी में लाएं या हमारी सरकारें उनको अपनाएं, तो हम एक सस्टेनेबल और डेवलपमेंटल फेज़ को पूरा कर सकते हैं। देखिए, एक तो बहुत आवश्यक है कि जो मैंने इसका प्रारंभ में भी जिक्र किया था कि कोई प्लान जो है किसी और स्टेट और किसी और देश में बड़ा सक्सेसफुल हो, हम उसको एज इट इज़ जब यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं वो ठीक से नहीं रहता है। सबसे पहली चीज़ तो कि हिमाचल की दृष्टि से चाहे रोड वाइडनिंग है, अभी आप देखेंगे जो हमारे सरकार के लोग भी बताते हैं इतने रोड्स बंद है। आप एक एनालिसिस करेंगे वो रोड्स जो बंद है उसमें 90% 80% वो रोड्स है जो नए रोड है या हमने उसको हाल में छेड़ा है, चाहे सिंगल से डबल के लिए, चाहे डबल से 4 लेन के लिए, उसमें ज़्यादा दिक्कत आई। बहुत से पुराने रोड है जो 50 साल से है, उसमें छोटा मोटा कोई मलबा गिर के आया होगा, बट वो ठीक चल रहे हैं। एक तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि भाई पहाड़ों में जब भी रोड्स की कटिंग हो उसका 45 डिग्री से ज़्यादा, मतलब 45-50 डिग्री से ज़्यादा जो है वो स्लोप नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमने 90 डिग्री पे काट दिया, और जिसकी वजह से चाहे वो मंडी से मनाली का रास्ता है, चाहे कालका से शिमला का रास्ता है, उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है। एक वो बहुत आवश्यक है कि हम उस चीज़ को कम करें, और दूसरा क्या है, पूरे शहर को हमें 3 जोन में बांटना चाहिए। जो इनहैबिटेड पॉपुलेशन वाला जो एरिया है वो केवल ग्रीन सा, जिसको हम कह सकते हैं कि वो स्टेबल है, सुरक्षित है, वहीं पे होना चाहिए। येलो में हो सकता है कि जहाँ पे केवल कुछ ऑफिसेज और कुछ इस तरह की कम प्रेशर वाली एक्टिविटी हो, जो कि एटलीस्ट जो है वो समय रहते खाली की जा सकती है, कि उस तरह से वो कुछ हो सकते हैं। लेकिन कुछ एरिया ऐसे जो रेड जोन में चिन्हित किए जाने चाहिए, जहाँ किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी ना हो, केवल वहाँ पे प्लांटेशन किया जाए ताकि स्लोप को स्टेबलाइज किया जाए फ्यूचर के लिए, वो बहुत ज़रूरी है जी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अगर हमें अपने शहर की डेवलपमेंट करवानी है तो हमें उसको जोन्स में बांटना ज़रूरी है। वो जोन भी सस्टेनेबल जोन होने चाहिए ताकि वो आने वाले समय तक सस्टेन रहें, कि हमें अपनी डेवलपमेंट को सिर्फ 2-4 सालों के लिए नहीं देखना है, एक लंबे समय के लिए उसको देखना है। तो सर, जैसे आपने एक सुझाव दिया कि हम जो रोड की कटिंग करें उसको 90 डिग्री की जगह 45 डिग्री करें, बस मैं छोटे से शब्दों में मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि जैसे 4 लेन के लिए कर रहे हैं इसकी कटिंग, अगर 4 लेन हो रही है या डबल लेन हुई है, कहीं नई सड़क आ रही है, तो की कटिंग के लिए कई बार तो ऐसा लगता है कि मजबूरी है कि 90 डिग्री की कटिंग करनी पड़ेगी। हाँ। तो उस तरह से मतलब रोड को किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे, कैसे हटाना चाहिए? देखिए, ये मजबूरी वाली बात तो ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उन्होंने कितना लैंड मांगा था और वो फिर कितना मिला, तो इसलिए वो मजबूरी हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर ऐसे क्षेत्र थे, उसके बजाय कि इसी रोड को डबल से 4 लेन करने के बजाय अगर एक नया रोड बनाया होता है तो शायद नुकसान कम होता है, फ्यूचर के लिए भी वो सस्टेनेबल होता है। क्योंकि जब भी हम स्ट्रेटा को छेड़ते हैं वो अगले 40-50 सालों तक वो स्टेबल नहीं होता है। और शिमला में जो घटनाएं हुई है, कई बार मैं सुनता हूँ कि बहुत से लोग ये बोलते हैं मेरे घर के पिलर तो 20 फुट नीचे थे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि 100 साल पहले मलबा 25 फुट डाला है, तो हम बेस रॉक तक पहुंचे ही नहीं है। तो ये बहुत सी सिमिलरिटीज है जो घटनाएं हुई। कुल मिला के कहा जा सकता है कि हमें अल्टरनेट ऑप्शंस देखने बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल ज़रूरी है। और ये जो स्ट्रेंथ की दृष्टि से, जियोलॉजिकल स्ट्रेंथ की दृष्टि से हम देखते हैं कि खासतौर पे प्राइवेट बिल्डिंग बनाते हैं कोई, वो उस तरह से नहीं करते हैं, और शिमला में ये बहुत आवश्यक हो गया है आज की डेट में। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे और दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।